हेलो, वेलकम टू माय चैनल किशोरी लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो है सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव ए मित्र एवं शत्रु। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है उन्हें सूक्ष्म जीव बेसिकली कहते हैं किसको हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाया जाता, वो एक लेंस की सहायता से देखा जाता है। एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम इतने छोटे होते हैं कि हम हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये पैराग्राफ में भी सेम वही लिखा है। इसको यंत्र की सहायता से देखा जाता है, उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। कवक कुछ समस्या है, ये दर्शाया गया। विषाणु जो होता है वो वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, इसके जो होते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न अलग होता है और वह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु के में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र पॉइंट 5 में दिखाया गया। विषाणु बेसिकली किसे कहते हैं? इसको, ये रहा, इसको विषाणु कहते हैं। ये देख सकते हैं डायग्राम में। ये परपोषी में भी गुणन करते हैं और विषाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। जैसे हमने चित्र में दिखाया गया, कुछ सामान्य रोग में जैसे खांसी हो गया, फ्लेम हो गया, फ्लू हो गया, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही सारी चीजें होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा हो गया, ये भी विषाणु वायरस द्वारा ही होते हैं। अतिसार, मलेरिया, प्रोटोजोआ हो गया, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले हैं। ये जीवाणु और विषाणु अलग अलग है बेटा। ये देखो, ये होते हैं जीवाणु। ये एकदम ये सूक्ष्म यंत्र की सहायता से देखा गया है। ये देख सकते हैं, लेंस की सहायता से देखा गया है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया है। ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अमीबा तो आपने 6th क्लास में 7th क्लास में आई थिंक पढ़ा ही है। ये राइजोपस है और ये फैलीएलम है। ये सारी सब ये सूक्ष्म जीव में ही आते हैं। सूक्ष्म जीव एक से क्या हो सकता है और ये जीवों के कुछ विशेष शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कई शैवाल, कवक बर्फीले शीत और उष्ण मतलब गर्मी काल में होते हैं। स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थलीय और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव हो गया, अकेले रह सकता है। अमीबा अपना भोजन खुद ही बना लेगा। विषाणु समूह में रहते हैं सूक्ष्म जीव। और हम सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हमारे लिए हानिकारक है। रोगों के जीवों के जो रोग है वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, दही जो बनता है वो कैसे बनता है? दही बेसिकली जीवाणुओं द्वारा बनता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है, पर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट हो गया, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेषण, दृष्टा आदि अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जंतुओं का उपयोग उद्योग, उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता बनाए रखने में के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना, ये दही और ब्रेड के बनने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है।
दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और एक्ल्टोबैक्टर्स नाम का एक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज हो गया, अचार हो गया, अनेक खाद्य पदार्थों में सहायता करता है। रवा, सूजी, इडली, भटूरे का एक मुख्य महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? और जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे में विकिरण में सहायता होते हैं। इडली एवं डोसा बनता है। ये सारी चीज़ें जो होती है बेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सूक्ष्म जीवों से। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक क्रियाकलाप पे ये कर सकते हो आप कि थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप एक मैदा में जल मिलाइए और उसको रख दीजिए। थोड़े दिनों वो उसमें एक चुटकी क्या डालो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, आप ईस्ट डालो, ठीक है। 2 घंटे बाद आप इसको देखो तो आप इसमें क्या देखोगे, ये जो मैदा है वो उठा हुआ है क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा हुआ है। और ये अभी घोल था 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद ये वाला बताया गया है। इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस में बुलबुले, खमीर और मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है जिससे ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें। सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, एल्टिसिक एसिड या उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस उत्पादित प्राकृतिक शर्कराई में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादित किया जाता है। वो कैसे बनता है? वो फलों को सड़ा के तो बनता है। और फल कौन सड़ाते हैं? सूक्ष्म जीव। इनके औद्योगिक उपयोग कैसे किए जाते हैं? ये एक गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना देती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया कीड़ों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो हम आपको कहते हैं कि डॉक्टर एक इंजेक्शन देता होगा या पैरासिटामोल या कोई अन्य प्रतिजैविक गोलियां, कैप्सूल देता है। वो क्यों देता है? कि आपके जो शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है, जो खराब सूक्ष्म जीव है, उन जो अच्छे सूक्ष्म जीव होंगे उनसे क्या करेंगे, उनकी जो वृद्धि होगी, जो खराब सूक्ष्म जीव होंगे उनकी जो वृद्धि होगी वो अच्छे सूक्ष्म जीव रोक देंगे और आप सही हो जाओगे। उसी औषधि को क्या कहेंगे? प्रतिजैविक, नहीं तो एंटीबायोटिक कहेंगे। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है और अनेक प्रतिजैविक औषधियों का भी उत्पादन हो रहा है। सामान्य रूप से उपयोग जाने वाली प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणु में उत्पादित किया जाता है, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादित किया जाता है जिन्हें अनेक रोग या चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। उसके बाद है पशु एवं कुटुक आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। हाँ, उनमें भी मिलाए जाते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। पशु के आहार एवं कुटुक आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ये थोड़ा सा पढ़ लो। ध्यान रखना कि डॉक्टर की सलाह दी पर जब डॉक्टर सलाह दे तभी दवाई हमें लेनी चाहिए। दवा के कोर्स पूरा होना, मतलब अगर बोला कि 3 टाइम खाओ तो 3 ही टाइम खाओ, फिर आओ आप डॉक्टर के पास। उस समय लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बार बार आप बीमार पड़े, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ते जाओगे। अतिरिक्त अनिवार्य व्यवस्था उपयोग में की जाने वाली नष्ट कर देती है। क्या लिखा है? प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोग हो जीवाणु भी नष्ट कर देती है। मतलब आप उसका अच्छे से कोर्स करोगे तो वो जो बीमारी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 2 टाइम दवा लेते हो, 3 टाइम नहीं लेते तो वो दोबारा
रीएक्टिवेट हो जाता है जीवाणु। सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं, इतना नहीं होते, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पूर्ण प्रवेश करता है तो इससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में विशिष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारा सदा के लिए सुरक्षा करती है। उसके बाद ये लेगा टीका वैक्सीन का कार्य क्या है। हैजा, क्षय, चेचक हो गया, स्पॉट जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। आपके बचपन में आपको भी अनेक प्रकार के रोग या सुरक्षा करने के लिए टीका या वैक्सीन लगाए थे। अभी हाल ही में कोविड-19 लगाए। आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं। इनके आप माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की अवश्य टीके निकट में अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आप अपने टेलीविज़न पर या समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण की विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे और पोलियो ज़्यादातर बच्चों को लगते हैं। चेचक विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का मूल्यांकन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीव से भी टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है जिससे मनुष्य अनेक जंतुओं और अनेक रोगों से बचाया जा सके। मिट्टी की गुणवत्ता, कुछ जीवाणु द्वारा नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उनकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें क्या कहते हैं? सामान्य स्त्री कारक कहते हैं, नाइट्रोस्त्री कारक। आज के लिए इतना ही। अब ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण को शुद्धिकरण कैसे होता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे कहते हैं, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, रोग वाहक क्या है, और ये सारी चीज़ें, मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण तरीका और इससे कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि हमें ये डाउट है। और अगर और भी जानकारी चाहिए आपको पढ़ाई से रिलेटेड 6 से लेकर 10 तक की कोई भी वीडियो चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपके समय अनुसार मिलती रहेगी।